प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, प्रणाम। सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो चलिए 20 जून को जो आप लोगों का भूगोल विषय का परीक्षा होने वाला है, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न रहेंगे उसमें से जो आपको कोई 5 प्रश्न को बनाना है, तो हमने चैप्टर बाय यानी कि अध्याय बाय अध्याय ले करके सभी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से कोई भी 7 में से 5 क्वेश्चन को बना सके, जहां बिल्कुल एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा, जो लगभग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की तरह पूछे जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। सबसे पहला अगर हम भारत की स्थिति और आकार से अगर देखते हैं, तो इसमें से हमारा सबसे पहला सवाल आ सकता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अगर देखा जाता है तो मुख्य भूमिका देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। आपका नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो आपका लद्दाख में स्थित है, जो कि लगभग आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है। कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है। गौर माता अथवा गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका सवाल दे सकता है एकक नंबर वाला में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तीसरा सवाल आपका दे सकता है नेक्स्ट यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के मध्य कितना डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो उत्तर में आप लिखिएगा 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका में भी हो सकता है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो आपका 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये बिल्कुल पहला चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,00,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का हिस्सा प्राप्त है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं तो विश्व का हमारा 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मॉडल सेट में आपका हूबहू क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरते हैं। ये 8 राज्य का नाम है, सो बिल्कुल जरूर याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। 15,200 किलोमीटर है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका बिल्कुल जो मॉडल सेट में पूछा है कि भारत का तटीय सीमा की लंबाई कितना है। तो अगर मुख्य भूमि का हम देखते हैं तो 61 किलोमीटर, और अगर द्वीप सहित अगर मिलाते हैं तो 7,516 किलोमीटर हमारा है सो पड़ता है। समझे, अगर कुल सीमा पूछ देगा जलीय और स्थलीय का तो लगभग 22,516 किलोमीटर हो जाएगा। सबसे हमारा आस पड़ोस देश कौन सा है। पश्चिमी पड़ोसी देश में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो आपका है सो चाइना है, और फिर नेपाल है, भूटान है। सबसे इसके बाद आपको पूछ सकता है कि भारत का पूर्वी नेक्स्ट सवाल आपके साथ आ सकता है कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है हमारे, ठीक है। तो इसमें से बिल्कुल याद रखिएगा कि बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश हम सबसे ज़्यादा इनके साथ ही सीमा साझा करते हैं। भारत का दक्षिणतम समुद्री तटीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए नोट में हमने लिखवाया भी है कि भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अपना अफगानिस्तान के साथ है सो करते हैं। यह आपके साथ रह सकता है। मानक प्रधान अम्योत्तर रेखा हमारा कितना है। तो 82.5 डिग्री। ये भी सवाल पूछेगा, ठीक है, कि भारत का प्रधान मानक अम्योत्तर रेखा कितना डिग्री को माना गया, किन राज्यों से गुजरता है। तो ये 5 राज्य याद रखेगा। बिल्कुल आप है सो वीडियो को पूछ करके आप है सो देख लीजिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा डुरंड रेखा। नेक्स्ट आ सकता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच को हम रेखा को क्या कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच को क्या कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच को क्या कहते हैं। तो शून्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है। तो आदम ब्रिज, इसको आदम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आ सकता है कि भारत हिंद महासागर के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ से भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। तो आपका 5 देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
ये बिल्कुल रहा, हम डायग्राम मैप बना दिए, यहाँ से आप अपना ऐसो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपको फंसेगा। नेक्स्ट आपका 1 नंबर बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, तो गोवा है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य हमारा है सो सिक्किम है। ये भी बिल्कुल आपका भी है। क्षेत्रफल के अनुसार से आप है सो बिल्कुल बढ़ते से घटते क्रम में देख लीजिएगा। ये सारे देश ज़्यादा नहीं, कम से कम अपना भारत तक देख लीजिएगा। जनसंख्या में देखते हैं तो चीन के बाद हमारा भारत का स्थान ही आता है। भारत का 9 राज्य है जो समुद्री सीमा स्पर्श करता है, जिसमें से आप जरूर देख लीजिएगा कि गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी राज्य में हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पश्चिमी राज्य थे। पूर्वी राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल आते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है, समझे। इसके अलावा विश्व का कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा हमारा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपका पूछा जा सकता है अपने आप में कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी याद रखिएगा अपने आप में। 7 वर्णों में से हमारा सिक्किम राज्य नहीं आता है। ये चीज़ है सो अपने आप में याद रखिएगा। तो ये था मोटा मोटी आपका पहला चैप्टर से, जो कि 1 या 2 सवाल बिल्कुल आपका आसानी से बन जाना चाहिए। दूसरा, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो इसमें से आपका जो भारत का भू आकृति, तो पहला तो आप मानचित्र से रूबरू हो जाइएगा, समझे। हो सकता है कि मैप यहाँ से भी जो हम बताए थे, मैप यहाँ से भी, तो कौन सा जो भारत का 6 डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन, वो आपका है सो ये क्षेत्र रहा। नेक्स्ट आपका अगर इस चैप्टर से हम देखें तो आपको हिमालय का पश्चिम से पूरब की लंबाई पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, हिमालय का पश्चिम से पूरब की लंबाई पूछेगा तो 2500 किलोमीटर। ये बिल्कुल आपको आसानी से याद होना चाहिए। दूसरा पूछ सकता है भैया कि हिमालय पर्वत का औसत ऊंचाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। अगर पूछ लेगा इसी में से कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का है, तो एक प्रकार का वलित पर्वत है। दूसरा पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन किन प्लेटों के मिलने से हुई है, तो याद रखिएगा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। अगर किस सागर से हुई है, तो टैथिस सागर याद रखना है, ये भी सवाल आ सकता है। तीसरा आपका इसी में से पूछा जा सकता है कि अपने आप में हमारा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। हिमालय का सबसे सर्वोच्च चोटी है। भारत में इसी तरह सबसे सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा याद रखना है। ठीक है, विश्व का अधिकांश सर्वोच्च चोटी अगर देखा जाएगा तो हमारा इसी क्षेत्र में सो पड़ता है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा इसमें से और क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाँ, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि केसर की खेती किस घाटी में की जाती है, तो कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी में है सो करेवा नामक मृदा पाया जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, सीधा सा पूछेगा कि करेवा नामक मृदा किस घाटी में पाई जाती है, तो याद रखिएगा कश्मीर घाटी में है सो पाया जाता है। तीसरा में भी दे सकता है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में, तो जम्मू कश्मीर। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। मसूरी आपका है सो उत्तराखंड। महाभारत आपका नेपाल में है सो पड़ता है। ये चीज़ है सो याद रखिएगा। घूमने फिरने वाला स्थान दे सकता है कि शिमला किस, ये सब तो आप चैनल सा कर लीजिएगा, यहाँ से किसी प्रकार से दिक्कत है सो नहीं होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर बाबू पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद को किस नाम से जानते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से है सो जाना जाता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि नदियों के आधार पर किसने बांटा था हिमालय को, तो सिडनी बुराड़ याद रखिएगा, जो कि इस मैप के अकॉर्डिंग हमने ऐसो दिखाया है। ठीक है, लोकतक झील पूछेगा तो पता होगा कि ये हमारा ऐसो मणिपुर क्षेत्र में पड़ता है, समझे। और इसी में भारत का एकमात्र केवला देव लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हमारा ऐसो स्थित है, ये भी ऐसो याद रखिएगा। तीसरा पूछ सकता है भैया, ठीक है, कि अपने आप में जो अगर मैदानी क्षेत्र से देखा जाए तो यहाँ से आपका सीधा से पूछ सकता है कि भारतीय मैदानी क्षेत्र को ऊंचा वर्ग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में सीधा सा लिखना है कि 5 भागों में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव में और लिखने के दृष्टिकोण से आपका आ सकता है कि भाबर किसे कहते हैं, सीधा सा लिखना है कि उत्तर भारत मैदान से सबसे ऊपर में स्थित शिवालिक और मध्य के गिरिपाद प्रदेश में नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका इसी से आ सकता है, अगर हम देखा जाए तो भाबर के बाद तराई क्या होता है, तो दलदलीय प्रदेश है। बांगर क्या होता है, कम उपजाऊ वाली मृदा को बांगर कहते हैं। खादर क्या है, ज़्यादा उपजाऊपन वाला या अत्यधिक उत्पादन वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। डेल्टा क्या है, नदी समुद्र में मिलने से पहले त्रिभुजाकार आकृति में जो बनाती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बाबू यहाँ से आपको जो मानचित्र से बोले थे यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल बिल्कुल आपको ऐसो पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में और क्या आ सकता है जैसे दर्शाने के लिए, ठीक है, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस
स्थान पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो पता होगा कि उस स्थान को हम लोग ऐसो नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी है दोडा बेटा। दक्षिण भारत का लेकिन सबसे सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, अनाईमुदी, जो कि आपका है सो अन्नामलाई पर्वत पर है सो पड़ता है। ठीक है, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत पूछेगा तो आपका कार्डमम हो जाएगा। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम से, तो इसे हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। ये भी सवाल आपको पूछा गया था, समझे। तटीय मैदान से मोटा मोटी आ सकता है कि उत्कल तट कहाँ से कहाँ है, तो स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच को क्षेत्र को हम लोग उत्कल कहते हैं। महानदी से कृष्णा नदी के बीच जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच वाला को उत्तरी सरकार कहते हैं। कोरोमंडल तट ये हमारा तमिलनाडु वाला तटीय भाग को कहते हैं हम लोग, पता होगा। चिल्का झील आपको दर्शाने के लिए पूछा गया था, याद रखिएगा कि चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खाने पानी का झील है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान में देखते हैं गुजरात से काठियावाड़ तक हम लोग कहते हैं, गुजरात या काठियावाड़ हम लोग कहते हैं। गुजरात से तटीय वाला क्षेत्र कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा के बीच कहते हैं। कन्नड़ हम लोग गोवा से कर्नाटक मंगलुरु तक कहते हैं। मालाबार तट दर्शाने के लिए पूछा ही गया था, ये चीज़ बिल्कुल आप नहीं भूल सकते यहाँ से। ठीक है, द्वीप समूह से भैया पूछा जा सकता है कि बंगाल में खाड़ी कुल द्वीपों की संख्या कितना, 572 है। सबसे बड़ा इनमें से द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जा सकता है तो सैडल चोट पीक के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। एक ये भी सवाल पूछा जाएगा, उत्तरी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कितना डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो 10 डिग्री अलग करता है, समझे। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो ये बैरन द्वीप पर स्थित है, जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अरब सागर में मोटा मोटी ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप आ जाता है। एक सवाल और पूछ सकता है कि अरब सागर में आपका है सो लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो परवाल भित्तियों से, परवाल जीवों से है सो निर्मित है। ठीक है, ये अपने आप में है सो याद रखिएगा, समझे। तो ये था बिल्कुल आपका मोटा मोटी है सो चैप्टर नंबर 2 से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं नदियों पर भैया। तो नदियों में से ज़्यादा नहीं, मोटा मोटी खाली नदियों का उद्गम स्थल पकड़ करके रखिएगा, लंबाई वगैरह नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा अगर नदी पूछता है भारत का तो गंगा नदी याद रखना है। ठीक है, अगर हम सिंधु नदी का बात करें तो सिंधु नदी देखो इसका उद्गम पूछा जा सकता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो ये अपना कैलाश मानसरोवर से ये निकलती है और बोखर चुगलेश्वर में है सो वहाँ से है सो अपना ये निकलना प्रारंभ करती है। ठीक है, लंबाई वगैरह नहीं पूछा जाएंगे, लंबाई वगैरह याद नहीं रखिएगा। ठीक है, सहायक नदी इसका पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का कोई 2 या 3 सहायक नदी। तो अगर सिंधु नदी का सहायक नदी पूछेगा तो बहुत सारा है, सयुक है, गिलगित है, सिगार है, जास्कर है। पंचनद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास ये सब आ जाते हैं। जबकि दाहिने तट पर अगर देखा जाए तो काबुल, कोमल, कुर्रम ये सब है। ठीक है, अपने आप में पूछा जा सकता है। फिर सिंधु नदी पूछ देगा सिंधु नदी किस सागर में जल गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है, ये भी याद रखना है। इसी में से झेलम नदी देखा जाए तो झेलम नदी इसका उद्गम होता है पीर पंजाल श्रेणी से वेरीनाग के निकट से नागझील से होता है। चेनाब नदी इसी प्रकार से पूछेगा तो अपने आप में याद रखना है कि यह है सो हिमाचल प्रदेश पारालाचल दर्रे से निकलती है। रावी नदी पूछेगा, रावी गलत लिखा है वो में दीर्घ होगा, रावी नदी पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलता है। व्यास नदी अगर पूछेगा तो यह भी रोहतांग दर्रा से व्यास कुंड से निकलता है। ठीक, अपने आप में याद रखना है। सतलज नदी पूछेगा तो तिब्बत के पठार से राक्षसताल झील से निकलता है। तो कम से कम मोटा मोटी है सो अपने आप में नहीं भी याद रखेगा नदी का लंबाई तो चलेगा, पूछ लेगा सबसे बड़ा नदी लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, समझे। उद्गम स्थल जो पॉपुलर हैं जैसे कि सिंधु, गंगा, कृष्णा, कावेरी ये सब जो जैसे गंगा नदी पूछ देगा गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो हम सबको पता है कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड क्षेत्र से निकलती है। बस एक नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा पूछ देता है गंगा नदी का नाम कब पड़ता है, तो जब भागीरथी ने और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आकर के मिलता है, ये पूछा जा सकता है। गंगा नदी का सहायक नदी लिखने के लिए दे सकता है एक नंबर में, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी महानदी। दाएं तट पर देखा जाए तो यमुना, सोन, टोंस नदी है, समझे। ये रहा, देखो बिल्कुल हमने इंडिया भारत में नदियों का मानचित्र बनाया है। ठीक है, यहाँ से भी हम बोलें कि यहाँ से भी बिल्कुल सवाल आपको पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आप लोगों को भी दर्शाना है। ठीक है, गंगा नदी का पूछ देगा कि गंगा नदी को अपने आप में हम है सो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है सर। ठीक है, ये अपने आप में भारत का राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, तो हम लोग गंगा नदी को ही कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना अपने आप में, ये सबसे बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी पूछ सकता है तो यमुना नदी सबसे बड़ा सहायक नदी। अमना नदी कहाँ से निकलता है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। ये भी सवाल आपसे है सो पूछा जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल अपने आप में। फिर पूछ देगा कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है, तो प्रयागराज में है सो इलाहाबाद जिसे पूर्व नाम था वहाँ पे यह आकर के मिलती है। यमुना नदी का सहायक नदी पूछेगा तो इसका चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये सारा कुछ नदी है, ठीक है, अपने आप में। तो ये देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, तो इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर झील से होता है, ये भी याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो हर एक नदियाँ का उद्गम स्थल जो पॉपुलर नदियाँ उसका पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप हम अपने आप में रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है, तो जमुना नदी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग कहते थे पद्मा नदी के नाम से ही कहते थे। पूछ देगा फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाता है, तो आपका है सो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कौन सा नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो सारा कुछ ये जेनवस है। नर्मदा नदी का देखिए मॉडल सेट में आपको दिया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर पूछ देगा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले सतपुड़ा पहाड़ी से निकलता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लूनी नदी नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं। गोदावरी नदी, हाँ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी पूछेगा आपका, या प्रायद्वीपीय भारत का अगर देखा जाए दूसरी सबसे नदी, ये भी आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर चोटी से निकलता है, ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट आपका कावेरी नदी पूछा जा सकता है। कावेरी नदी अगर देखते हैं तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलता है, ठीक है। तो हर एक नदियों का उद्गम स्थल जरूर देख लीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात पूछ देगा किस नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका है सो कावेरी नदी पर स्थित है। महानदी, यह पता होगा कि यह हमारा छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलता है, छत्तीसगढ़ राज्य से निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बड़ी नदियां हैं जो अपने आप में हम लोगों को ऐसो याद रखना है, जो डायरेक्ट रूप से सवाल पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर नदी से हैं तो एक पूछ सकता है कि देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो लगभग सीधा गिरने वाला जो गरसोप्पा जलप्रपात है, जो शरावती नदी कर्नाटक में है सो हमारा स्थित है, जिसे महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात के नाम से भी है सो जाना जा सकता है। पुलकत झील पूछ लेगा तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, लैगून झील है। देश का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील को कहते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात बूढ़ा घाघ जिसे कहते हैं बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। दामोदर नदी बंगाल को शोक को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा नदी द्रोणी गंगा नदी का है, समझे। ये सब सवाल नर्मदा नदी ताप्ती नदी दामोदर नदी को भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, डायरेक्ट पूछ देगा कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाले दो नदियों का नाम लिखे, तो नर्मदा ताप्ती और दामोदर आपका। भारत का सबसे अधिक चौड़ा नदी अगर पूछ लेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अगर उड़ीसा का शोक पूछ लेगा तो महानदी अपने आप में हम लोगों को ऐसो याद रखना है, बिल्कुल, ठीक है। आगे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसी में से हमारा आ जाता है फिर हमारा कि भारत में से मानसून में से देखिए मोटा मोटी ज़्यादा नहीं, आगमन डेट पूछा जा सकता है कि भारत में मानसून का आगमन एक औसत किस तारीख को होता है, तो अगर औसत तारीख पूछेगा तो याद रखिएगा 5 जून, ये याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर पूछ सकता है आपको इसी में से सीधा सा सवाल कि भारत तथा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मासीराम या चेरापूंजी या तो मेघालय, समझे। कोई भी अपना 3 स्थान में ऐसो, या स्थान पूछेगा तो मासीराम, समझे, क्षेत्र पूछेगा तो चेरापूंजी, राज्य पूछ लेगा तो मेघालय, ठीक है। एक सवाल ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको पूछ सकता है कि मुख्यतः काल बैसाखी कहाँ पे चलता है, याद रखिएगा असम और बंगाल में चलने वाला बैसाख के महीना में शाम में चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को काल बैसाखी कहते हैं। लू पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा ये उत्तर भारत से लेकर के पंजाब बिहार तक शुष्क और गर्म हवा को ही लू कहा जाता है, एक ये पूछ सकता है आपको। वर्षा ऋतु का ज़्यादा विशेषता वगैरह नहीं पूछेगा, मुश्किल से आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, ठीक है, कि शीत ऋतु ठंडा में वर्षा कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन तो हम मॉडल सेट में करवा ही दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक जनरल सा सवाल आ सकता है कि भारत में 3/4 भाग पर कितना प्रतिशत, तो 75 सेंटीमीटर होता है। दक्षिण भारत में मुख्य जलवायु विषम प्रकार की पाई जाती है, ये भी बताएं। भारत का सबसे अधिक ठंडा स्थान पूछेगा तो द्रास है, जम्मू कश्मीर में। भारत का औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। मानसून शब्द की उत्पत्ति पूछ सकता है, तो अरबी भाषा याद रखिएगा, अरबी शब्द से सबसे ज़्यादा वर्षा मासीराम बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। भारत का सबसे पहले मानसून आगमन केरल में होता है 5 जून को, समझे। भारत का सबसे सूखा स्थान पूछेगा तो लेह है हमारा। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमारा है सो लेह ही माना जाता है अपने आप में। मृदा से भैया छोटा सा एक जनरल सा सवाल पूछेगा, भारतीय मृदा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1956 के अनुसार कितना प्रकार की मृदा है? तो याद रखना कि 8 प्रकार की मृदा है, समझे। सबसे अधिक उपजाऊपन मृदा पूछेगा तो याद रखना कि हमें है सो जलोढ़ मृदा, हम लोग को याद रखना है कि जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को सबसे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जो गन्ना वगैरह खेती के लिए अपने आप में जाना जाता है। फिर जलोढ़ मृदा को कितने भाग में बांट दें? मुख्यतः 4 भाग में, लेकिन आपका खादर और बांगर है सो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। खानदार और बांदर का परिभाषा भी आ सकता है। काली मृदा का परिभाषा दे सकता है एक नंबर में, सीधा सरकने की ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात लावा बनने पदार्थ को बेसाल्ट चट्टान अवक्षारोपण के कारण जो मृदा निर्माण होता है उसे हम ऐसो काली मृदा कहते हैं। कपास वाली मृदा भी कहते हैं इसे। एक नंबर में दे देगा कपास की खेती कौन मृदा में सबसे ज़्यादा होता है? काली मृदा में होता है, ये चीज़ हमको याद रखना है, समझे। उसके अलावा लाल और पीली अगर देखा जाए तो पूछ देगा कि एक नंबर में पूछा था कि लाल मृदा का किस रंग के कारण लाल होता है, तो इसमें से याद रखना कि फेरी ऑक्साइड। उसी प्रकार से काली मृदा का पूछ देगा कि काली मृदा का रंग काला रंग किस कारण से होता है, तो याद रखेगा मैग्नेटाइट टाइटेनिफेरस नामक तत्व के कारण होता है, समझे। तो ये भी आप लोगों को है सो सवाल है सो बिल्कुल है सो याद रखना है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा पूछ देगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना कि हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। मल्टीपल चॉइस और अगर हम देखने का प्रयास करें जो कि अपने आप में लिखने के लिए आएगा, मृदा का अध्ययन अगर पूछेगा तो क्या होगा? पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा निर्माण अध्ययन को पेडोजोनोसिस कहते हैं। सबसे अधिक और सर्वाधिक मृदा पाए जाने वाला मृदा जलोढ़ है। रेगुलर मृदा, कपास मृदा, काली मृदा को ही कहा जाता है। ये सब एक नंबर में लिखने के लिए देगा। भारतीय ऊपरी मृदा परत मृदा का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का लवण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता काली मृदा या बलुई मिट्टी में होता है। जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में है, ठीक है। ये अपने आप में इसको याद रखना है। महासागरीय जल से एक जनरल सा सवाल पूछेगा भाई, या अगर आप भौतिक भूगोल पर आते हैं तो एक जनरल सा सवाल रहेगा अपने आप में कि भारत विश्व का कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है? तो 71% भूभाग पर है। अगर स्थल क्षेत्र पर पूछेगा तो 29% भूभाग पर है। उसके अलावा फिर पूछेगा कि कुल जल में से अगर देखते हैं तो 97% जल कैसा है? तो खारा जल का प्रतिशत पूछेगा तो खारा जल का कितना प्रतिशत है? 100% में से फिर 97% है। 3% ही है जो हमको पीने योग्य जल हमको ऐसो प्राप्त है, ठीक है। ये अपने आप में याद रखना है, ठीक है। एक और चैनल सा सवाल आ सकता है फिर हमारा इसी में, विश्व का सबसे गहरा गर्त को किस नाम से जानते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि हमारा ये प्रशांत महासागर में पड़ता है अपने आप में, ठीक है। ये जिसे हम मैरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको को कहते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। ये लिखने के लिए आपको है सो बिल्कुल पूछेगा। महासागरीय जल का औसत लवणता पूछ सकता है। औसत तापमान तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दे सकता है कि मुख्य रूप से आपको दे सकता है कि महासागरीय जल का औसत लवणता समझे कितना है? तो याद रखिएगा 35 ग्राम होता है ये अपने आप में, ठीक है। बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा पूछ सकता है आपका कि महासागरीय जल में औसत लवणता कितना सागरीय जल पर प्राप्त होता है? प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल पर होता है। ये भी सवाल आपको ऐसो पूछा गया है। फिर अगला सवाल पूछ सकता है इसी से कि महासागरीय जल में औसत लवणता में सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रधानता होती है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर पूछ सकता है विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाया जाता है? तो याद रखिएगा तुर्की झील, तुर्की में एक स्थित है हमारा, जिसको तुर्की नाम बदल करके किया गया, वान झील में पाया जाता है, ठीक है। अपने आप में समझे। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि महासागरीय ढाल का औसत गहराई कितना है? 2000 है। औसत अगर पूछ देगा कि सागरीय महासागरीय मैदान का 3 से 5 किलोमीटर के बीच होता है हमारा, ठीक है। अपने आप में प्रति 1000 ग्राम प्रति जल औसत लवणता प्राप्त होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम पूछेगा प्रशांत महासागर लिख देंगे। सबसे छोटा पूछेगा तो आर्कटिक लिख देंगे। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जो लगभग हमारा 78% तक होता है। सबसे गहरा गर्त पूछेगा तो मैरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का आकार पूछेगा तो इस आकार का है, ठीक है। अपने आप में जनरल सा समझे। इससे ज़्यादा तो और कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा करवा देना इससे 1 से 7 नंबर क्वेश्चन के बीच लगभग आपके इसी से रहेगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर पूछ सकता है आपका ऑप्शन में। ऑप्शन तो देगा नहीं, तो आपको लिखना है खुद से, समझे। ये चीज़ है सो याद रखेगा। उसके अलावा भैया ज्वार भाटा का परिभाषा दे सकता है एक नंबर में, तो सीधा से लिखेगा कि समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है और नीचे वापस गिरता है तो इसे ही हम ज्वार भाटा कहते हैं।
एक नंबर में और सवाल दे सकता है कि मुख्यतः उपभू कब कहते हैं, तो जब चंद्रमा सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो उसे हम उपभू कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे हम अपभू कहते हैं। ये भी एक सवाल आ सकता है। सागरीय जल का ऊपर नीचे गिरने को ज्वार कहते हैं, ये भी हम जस्ट बता ही दिए, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा को न्यूनतम दूरी को उपभू, पृथ्वी और चंद्रमा का अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपभू कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी को न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जबकि सूर्य और पृथ्वी को अधिकतम दूरी को है सो अपसौर कहा जाता है। सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक नंबर में सवाल दिया भी आप लोगों को कि सार्गेसो सागर क्या है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर में ऐसो बहती है, ये चीज़ है सो याद रखिएगा, जरूर से पूछा जा सकता है। हाँ, आप जलधारा चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैं भी हो सकता है कि पूछ दे कि पेरू कौन सा जलधारा है जिसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारे एक प्रकार का है सो ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में बहता है, ठीक है। और एक और इसमें से बताए थे आप लोगों को कि इसी में से आता हमारा जैसे कि अपने आप में गल्फ स्ट्रीम, जिसे हम गर्लफ्रेंड के नाम से याद करवाए थे, तो गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम आपका है सो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सो स्थित है। ये एक छोटा मोटा है सो सवाल में भी दे सकता है। लेब्राडोर पूछ सकता है, ये ठंडी जलधारा है जो कि बिल्कुल भी आई है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में सो स्थित है। लास्ट में एक चैप्टर आपका बच जाता है पृथ्वी पर जीवन, तो इसमें से सीधा सा पूछेगा कि वायुमंडल और जलमंडल स्थल मंडल को तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो एक नंबर में सीधा सा लिखना है कि जैव मंडल का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी का परिभाषा देख लीजिएगा भैया कि वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसका शब्द पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले कौन दिया था, इकोलॉजी थी, याद रखना 1869 में अर्नेस्ट हैक्ल महोदय ने सबसे पहले ऐसो दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा पूछा जा सकता है। यहीं से आपका एक और सवाल आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द पहले कौन दिए थे, तो पारिस्थितिकी पूछेगा तो हैक्ल, और तंत्र लगा देगा तो टांसले ने दिया था, ठीक है। उत्पादक का परिभाषक नंबर में पूछा जा सकता है, तो जिसके इसके अंतर्गत अन्य हरे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु शैवाल शामिल किए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। झाड़ी, वृक्ष और पलवक। उपभोक्ता का परिभाषा पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो उपभोक्ता उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे उत्पादक पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता पूछेगा तो लिखिए दीजिएगा कि चरने वाला पशु वर्ण, ये द्वितीयक उपभोक्ता का इसका भी परिभाषा पूछा जा सकता है। समझे। अपघटक का परिभाषा पूछा जा सकता है, तो यानी इसके अंतर्गत बैक्टीरिया कवकाते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं और उपभोक्ताओं की तरह भोजन को निगलते नहीं बल्कि अपने शरीर में मृत पौधों को जीवन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों निकालते हैं जिससे उनका उपभोग होता है। अपघटक का परिभाषा आ सकता है। नेक्स्ट आपका इसी में से आ सकता है सवाल, बायोम क्या है, एक नंबर में भी दिया था, तो याद रखेगा कि पौधे एवं प्राणियों का एक बड़ा समुदाय जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है, समझे, उसे हम ऐसो जो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं उसे हम ऐसो बायोम कहते हैं। बायोम का विभिन्न प्रकार हमने ऐसो बताया भी है आप लोगों को, जो कि ये रहा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का परिभाषा दे सकता है क्रम में लिखने के लिए, तो आहार तथा ऊर्जा का एक जीव से दूसरे वर्ग के जीवों में क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। आपका है सो पीरियोडिक लेवल पूछा जा सकता है कि पोषण स्तर क्या है, तो एक आहार श्रृंखला जिस बिंदु के माध्यम से ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से, समझे, शाकाहारी दूसरे वर्ग के जीव मांसाहारी स्थानांतरण की प्रक्रिया को पोषण स्तर कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह फूड ऑफ एनर्जी पूछा जा सकता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, सॉरी, कि खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, समझे। खाद्य श्रृंखला का प्रकार खाद्य जाल, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए के साथ साथ जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं का विकल्प उपलब्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। जैव भू रसायन चक्र ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो मेनली आपका ये रहा जो मुख्य रूप से एकक नंबर में 1 से 7 नंबर के क्वेश्चन तक, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन कोई बनाना है तो आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। वीडियो बड़ा थोड़ा बना है लेकिन एक बार आप जरूर देखिएगा ताकि आसानी से आप इसको ऐसो कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। जल्द ही हम आपका है सो जो क्वेश्चन नंबर आपका फिर 8 से लेकर के 14 नंबर तक शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे और जल्द ही आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी वीडियो आपका आ जाएगा। चलिए तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।